माँ सरस्वती को प्रणाम। दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, जो लिया गया है कक्षा 10 की सामाजिक की पुस्तक के इतिहास विषय के अध्याय 1 से, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, गुप्त शासकों की, उनके प्रमुख कार्यों की, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों की, गुप्तकालीन समाज की। मैं खेमशंकर, हिस्ट्री लेक्चरर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी ऑनलाइन एजुकेशन। गुप्त साम्राज्य। दोस्तों, मानचित्र में आपको हरे रंग का जो क्षेत्र दिख रहा है वही था महान गुप्त साम्राज्य। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई। गुप्त साम्राज्य 275 से 550 ईस्वी। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। दोस्तों, मौर्य वंश के पतन के पश्चात लगभग 460 वर्षों तक नष्ट हुई भारतीय राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को ही जाता है, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी। दोस्तों, इस समय महाराज की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। अतः श्रीगुप्त और घटोत्कच किसी के अधीन एक छोटे से राज्य, संभवतः प्रयाग के शासक रहे थे, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के कुछ क्षेत्र हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। उसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया, जैसा कि आप इन सिक्कों में बने हुए चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं। उसने मगध साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। दोस्तों, संवत क्या होता है? दरअसल संवत समय गणना का भारतीय मापदंड है। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था, अर्थात वह चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य स्थापित करके पूरे भारत को एक करना चाहता था। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। उसके दरबारी कवि हरिशेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्णित है। दोस्तों, इस चित्र में आपको दिख रहा है अशोक स्तंभ।
और चूंकि ये इलाहाबाद में है इसलिए इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। और इसके बीच में जो लेख लिखे हुए हैं उनको हम गौर से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए क्षेत्र निम्नलिखित हैं। मानचित्र में आपको दिख रहा है मगध और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त ने इनके अलावा अपने राज्य में निम्न क्षेत्र मिलाए: गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के राज्य, पूर्वी दक्कन, दक्षिण भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है, जैसा कि आप इस सिक्के में देख सकते हैं। समुद्रगुप्त ललित कलाओं में भी निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया है। वह संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। वह विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 414 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। उसके द्वारा जारी किए गए सिक्के आप देख सकते हैं। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। दोस्तों, यही था नालंदा महाविहार। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर आग लगा दी थी, जिसे बुझाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा था। चित्रों में आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष। यहाँ की लाइब्रेरी में हजारों किताबों के साथ 90 लाख पांडुलिपियां रखी हुई हैं। दोस्तों, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो।
16वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों के द्वारा संस्कृत का अध्ययन आरंभ हुआ। उस कालखंड में भारत में स्थित पांडुलिपियों का अध्ययन एवं संरक्षण विविध संगठनों के द्वारा किया गया। ये भी एक पांडुलिपि का उदाहरण है। कुमारगुप्त का राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि गुप्त साम्राज्य के इतिहास की सही समझ बन पाए। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को म्लेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित कर दिया था। दोस्तों, हूण कौन थे? हूण भारत के कश्मीर के उत्तर में चीन के पास रहने वाली एक जाति थी, जिसकी एक शाखा ने पहले ईरान को जीता और फिर भारत की तरफ भी आक्रमण किए थे। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया था। गुप्त वंश का अस्तित्व इसके 100 वर्षों बाद तक बना रहा, पर यह धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। दोस्तों, जब तक हम गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों को न जान लें, तब तक हम गुप्त साम्राज्य की महानता को नहीं जान पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब तक हमने श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त के बारे में जाना। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म दोनों को भी प्रश्रय दिया। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों में आगे हम देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान की यात्रा का मार्ग इस मानचित्र में हम देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से फाहियान ने अपनी पैदल यात्रा शुरू की और चीन से चलते चलते वो उत्तर भारत, कश्मीर और पंजाब की तरफ से होते हुए और यहाँ भारत में आया और मगध साम्राज्य में आया। यहाँ से यात्रा करते करते और भारत के बारे में लिखते हुए यहाँ से वो समुद्री रास्ते से श्रीलंका गया और वहाँ से समुद्री रास्ते से जावा द्वीप होते हुए और समुद्री रास्ते से पूर्वी चीन की तरफ से वापस चीन पहुंचा और यहाँ से वापस अपने निवास स्थान पर पहुंचा। फाहियान के विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था।
राजकाज की भाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य की रचना उसी समय कालिदास ने की थी। मृच्छकटिकम नाटक की रचना शूद्रक ने इसी समय की थी। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना इसी समय विशाख दत्त ने की थी। सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए, जिन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ लिखा। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया और उसकी परिधि का अनुमान किया। इस प्रकार आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह स्थापित किया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट का शून्य तथा दशमलव सिद्धांत सर्वथा नई देन थी। वराहमिहिर ने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक तथा पोलिश के नाम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे भारतीय ज्योतिष का महत्व बढ़ा। दोस्तों, ज्योतिष क्या होता है मैं बता दूं आपको। जब हम आकाश की तरफ नजर डालते हैं तो दिमाग में सवाल पैदा होता है कि तारे, ग्रह, नक्षत्र क्या होते हैं। इनमें से कुछ दिन में तो कुछ रात में क्यों दिखते हैं? सारे ग्रह एक साथ छुप क्यों नहीं जाते? या सूरज प्रतिदिन पूर्व दिशा से ही क्यों उगता है? इन्हीं सवालों की वजह से आदमी ने आकाश के ग्रह तारों को देखना, समझना और परखना शुरू किया था। धीरे धीरे ग्रह नक्षत्रों की चाल आदमी को समझ आने लगी। वह अपने आसपास की घटनाओं को ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों से जोड़ने लगा और इस तरह एक शास्त्र बन गया जिसे ज्योतिष कहते हैं। और ये वराहमिहिर, इन्होंने आकाश का अध्ययन करके ज्योतिष के कई नए सिद्धांत बनाए। ये हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकालीन गणितज्ञ थे, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक माना गया है। उन्होंने न्यूटन से बहुत सी शताब्दियों पहले यह घोषित कर दिया था कि प्रकृति के नियमानुसार सारी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव सभी को अपनी ओर आकृष्ट करना है। गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। जैसा कि इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह है इंडिया, और यहाँ से जब व्यापारियों द्वारा व्यापार होता था यहाँ अरब देशों में, और यहाँ से व्यापार होता था यूरोपीय देशों में, तो भारतीय दशमलव प्रणाली आदि कई चीजों का ज्ञान अरब होते हुए यूरोप तक जा पहुंचा था। गुप्त काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातु कला के काफी प्रमाण मिले हैं। झांसी और कानपुर में तथा अजंता की गुफाओं में, ये आपको दिख रही है अजंता की गुफा, जो विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, और नजदीक से इन्हें हम देख सकते हैं। ये चट्टानों को काटकर ही बनाई गई है। ये कुछ अजंता की गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए चित्र हैं।
ये है दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, जो गुप्त साम्राज्य में ही बना था। दोस्तों, इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। ये है नालंदा में बनी हुई 80 फुट ऊंची बुद्ध की मूर्ति, जो गुप्त काल में ही बनी। यह है सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा, जो गुप्त काल में बनी। दोस्तों, जानते हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। शूद्र सेवा प्रदाता था, अर्थात शूद्र कृषि कार्य, मेहनत मजदूरी के कार्य और दूसरों की सेवा के कार्य करता था। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था, अर्थात गुप्त काल में किसी एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के कार्य भी करने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म ना होकर जन्म ही था, अर्थात जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर पैदा होता वह ब्राह्मण ही कहलाता था, चाहे उसमें ब्राह्मण के गुण हों या ना हों, और चाहे वह कोई दूसरा ही व्यवसाय करता हो, मगर वह ब्राह्मण वर्ण का ही कहलाता था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था, पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियां मूर्धावशिक्त, करण, अम्वष्ट, पार्श्व आदि उग्र जातियां थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आया। दोस्तों, कायस्थ प्रशासनिक कार्य करने वाले लोगों को कहा जाता था। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? वाकई अगर अच्छा लगा तो लाइक के निशान को जरूर दबाएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियो आने की सूचना आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्तों, टीचर्स या अन्य लोगों के काम आ सकता है, तो शेयर के निशान को दबाकर इसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर भेज दें। वीडियो के बारे में अपनी राय या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगा।